अपना ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद हमने ऑप्शंस की हिस्ट्री को देखा। मैंने आपको बताया कि कैसे ऑप्शंस के फंडामेंटल ऑप्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हमने देखा कि ऑप्शन एग्रीमेंट कैसे हमारे रियल लाइफ में डे टू डे लाइफ के साथ हमारी जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद हमने जाना कि ऑप्शंस के अंदर हमें ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए और हमें ऑप्शंस को क्यों सीखना चाहिए। आज हम समझेंगे ऑप्शंस के कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइंग प्राइस, एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन एक्सपायरी, ऑप्शन प्रीमियम एंड ऑप्शन सेटलमेंट। सबसे पहले मैं कल की एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। अगर आपको याद होगा, कल मैंने एग्जांपल ली थी हाउसिंग सोसाइटी की कि कैसे जेवर एयरपोर्ट के बाद गुलशन ब्रोकर एक अपना बिल्डिंग को या फिर अपने 3 BHK फ्लैट को बेच रहा था। तो उसके अंदर जो हमने बोला था कि आपको वो जो बिल्डिंग की प्राइस है जो 3 BHK है वो 50 लाख रुपए के अंदर आपने एग्रीमेंट किया था। यानी कि अगर 3 साल बाद आप उस फ्लैट को खरीदते हो उस ब्रोकर के साथ, तो आपको वो 50 लाख रुपए का मिलेगा। मतलब कि जो आपने ऑप्शन का एग्रीमेंट करा वो 50 लाख रुपए का किया। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्राइक प्राइस होगी उसके उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में वो कितने की होगी? 50 लाख। तो उस 50 लाख को हम स्टॉक मार्केट के टर्म में स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। वहीं पर अंडरलाइंग प्राइस बोले तो अंडरलाइंग प्राइस मतलब कि उस ज़मीन की रेट जो आज आज चल रहा होगा। यानी कि अगर वो उस फ्लैट को आज कोई खरीदने जाए तो आज वो फ्लैट कितने रुपए में मिलेगा। हालांकि वो फ्लैट अभी बना नहीं है, बट हम मान लेते हैं कि अगर उसको कोई बोले यार मुझे फुल पेमेंट देके आज वो फ्लैट चाहिए, तो आपको वो फ्लैट 45 लाख रुपीज़ में मिलेगा। तो उसकी जो अंडरलाइंग प्राइस होगी, मतलब उस फ्लैट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग प्राइस। तो वो होगी हमारी 45 लाख रुपीज़। और वहीं पर अंडरलाइन भी एक कंसेप्ट आता है कि अंडरलाइन क्या है। तो यहाँ पे अंडरलाइन चीज़ क्या है हमारी, जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस एसेट का कॉन्ट्रैक्ट किया है। जैसे कि वहाँ पे हमने बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया था या फिर आपके फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस फ्लैट को हम बोलते हैं अंडरलाइन। ऐसे ही जब हम स्टॉक ऑप्शंस खरीदते हैं तो वहाँ पे अंडरलाइन वो स्टॉक होता है। फॉर एग्जांपल आप HDFC बैंक की कोई ऑप्शन खरीदोगे तो उसके अंदर अंडरलाइन HDFC बैंक हो जाएगा। वहीं पर हमारे पास आता है नेक्स्ट टर्म की एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ ऑप्शन। एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ ऑप्शन का मतलब होता है कि आपने क्या उस ऑप्शन का जो राइट आपको मिला था, मतलब कि आप उस फ्लैट को 3 साल बाद खरीद भी सकते थे और आप उसको मना भी कर सकते कि नहीं मुझे वो ये फ्लैट नहीं खरीदना, ये फ्लैट तो काफ़ी सस्ता है, कि जो मैंने टोकन अमाउंट दी थी वो तू रख ले। तो वो आपके पास राइट था कि आप या तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें या फिर एक्सरसाइज ना करें। तो उसी को हम बोलते हैं एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके पास बाइंग राइट था ऑप्शन का और आप उसको एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, वो मैंने आपको 3 सिनेरियोज बताए थे कि अगर उसकी प्राइस 1 करोड़ हो जाती है, जैसे कि कल हमने समझा था ना कि या तो उसकी प्राइस 1 करोड़ होगी तो आप उसको एक्सरसाइज करोगे और आपको 50 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उसकी प्राइस 50 लाख रहती है तो आपका मर्जी है, आप उसको एक्सरसाइज करें या ना करें, आपको प्रॉफिट और लॉस जीरो ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में आपने 50 लाख दिया और उसकी वैल्यू ही 50 लाख है। अब हो सकता है कि आप चाहते हैं कि हाँ मुझे यार घर रहने के लिए घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, तो आप उसको कहेंगे कि ठीक है कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ बट मुझे तो रहने के लिए चाहिए, तो आप उस फ्लैट को ले लोगे। ऐसे ही स्टॉक्स के केस में होता है। अगर HDFC बैंक की आपने कोई ऑप्शन खरीदी है और आपके पास वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जीरो आ रहा है, बट आपको लगता है यार कि मुझे HDFC का बैंक का स्टॉक खरीद के रखना है, अपनी डिलीवरी लेनी है उसकी, तब आप उसको खरीद के रख लोगे। सिमिलरली अगर उसकी प्राइस की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है, 30 लाख हो गया या फिर मैंने बोला था कि 0 लाख भी हो जाए, तब आपको मैक्सिमम लॉस -5 लाख तक का ही होगा, क्योंकि आपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करा। तो यहाँ पर हमारे पास इस चीज़ को बोलते हैं एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ ऑप्शन। देन हमारे पास आती है ऑप्शन की एक्सपायरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि उसकी एक्सपायरी कब है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करेगी आपके प्रीमियम प्राइस को। यहाँ पे हमने हाउसिंग सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑप्शन की एक्सपायरी कब थी, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब थी? 3 साल बाद। तो यहाँ पे एक्सपायरी हमारी क्या हो जाएगी? 3 ईयर्स। ऑप्शन प्रीमियम आपकी वो टोकन अमाउंट है जो आपने दी थी उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए, यानी कि उस राइट को खरीदने के लिए जो आपने प्रीमियम दिया। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपने जो प्रीमियम दिया उसको हम बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। सिमिलरली उस एग्रीमेंट के लिए, हाउसिंग एग्रीमेंट के लिए जो हमने 5 लाख रुपए दिए थे कल, उसको हम यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम बोलेंगे। और ऑप्शन सेटलमेंट, ऑप्शन सेटलमेंट दो तरह की होती है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट दो तरह की होती है। एक उसको हम बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट और एक होती है कैश सेटलमेंट। फिजिकल सेटलमेंट आपको नॉर्मली फिजिकल सेटलमेंट वाले आपने ऑप्शन एग्रीमेंट एंटर किए होंगे डे टू डे लाइफ में। फिजिकल सेटलमेंट कैसे? जैसे कि 3 साल बाद हमने 3 BHK फ्लैट की ऑप्शन एग्रीमेंट एंटर किया, तो अगर 3 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है तो हम उसको बोलेंगे कि तू मुझे ये फ्लैट दे दे, हम ये फ्लैट तेरे से खरीदना चाहते हैं। आप फ्लैट को अपने नाम पे कराओगे और उसको आगे 1 करोड़ में बेच दोगे। इसको बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट। मतलब आपने एक्चुअल में उस एसेट की फिजिकली डिलीवरी ली, आपने उस एसेट को अपने नाम पे फिजिकली करवाया, ये होता है हमारा फिजिकल सेटलमेंट।
और सेकंड सेटलमेंट होती है हमारी कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट कैसे होती है? कैश सेटलमेंट में क्या होगा, ब्रोकर बोलेगा यार आपके फ्लैट की वैल्यू तो 1 करोड़ है, आपने 50 लाख में मेरे साथ एग्रीमेंट किया है कि आपको ये 50 लाख में मिलेगा, तो जो डिफरेंस 50 लाख का आपको गेन है मैं आपको वो कैश के अंदर दे देता हूँ, आपका एसेट अपने नाम पे मत करवाओ। तो इसका एक बेनिफिट हो जाता है कि अब चार्जेस बचाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस करवाने थे आपने अपने नाम पे करवाते, फिर किसी और को बेचते, वहीं पर ब्रोकर की भी झंझट होती है, स्टैंप ड्यूटी लगती है, टैक्सेस लगते, वो सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं कैश सेटलमेंट, यानी कि जो एसेट के प्राइस के अंदर जो डिफरेंस होता है आपके एग्रीमेंट के अंदर और जो उस वक्त प्राइस चल रहा है अंडरलाइन का, उस वो हम कैश के अंदर सेटलमेंट कर लेते हैं। मतलब या तो प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट दे देंगे और अगर लॉस होगा तो आप लॉस दे देंगे। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हमारे पास राइट टू बाय है, तो हमने जो प्रीमियम दिया होता है वही मैक्सिमम हमारा लॉस होता है, तो हम उससे ज़्यादा ब्रोकर को नहीं देते, हम अपना राइट ही फोरगो कर देते हैं कि हमें वो फ्लैट नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं हम कैश सेटलमेंट। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में दोनों तरह की सेटलमेंट होती हैं। जहाँ पर हमारे पास स्टॉक्स के अंदर फिजिकल सेटलमेंट होती है, यानी कि अगर स्टॉक की आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको वो फिजिकल डिलीवरी उसकी लेनी या देनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्सपायरी डे वाले दिन। और वहीं पर जो इंडेक्स ऑप्शंस होती हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में या फिन निफ्टी में, वो कैश सेटल्ड होती हैं, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो नेट आपका ब्रोकर आपसे चार्ज कर लेगा। तो आइए देखते हैं हम अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, मैं यहाँ पर अपना मैकबुक में आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम कोई भी स्टॉक आप सोच सकते हैं। जैसे कि मैं HDFC बैंक है, हमने बात करी, HDFC बैंक की देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैकबुक की स्क्रीन आप देख रहे हैं, ज़ीरोधा का मेरा अकाउंट है। और साथ ही साथ आप इसमें ये भी देखें कि वॉच लिस्ट में कैसे मैंने एक वॉच लिस्ट पूरे इंडेक्स की बना रखी है, जहाँ पर इंडिया विक्स है, सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक, निफ्टी 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 100, 200 और साथ ही साथ सेक्टर वाइज इंडेक्स दे रखे हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट में कौन सा सेक्टर निफ्टी 50 को ड्राइव कर रहा है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा गेन दे रहा है, कौन सा सेक्टर डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो हम उसके अंदर वैसे वैसे अपनी पोजीशन और ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बोनस टिप थी कि एक वॉच लिस्ट के अंदर आपके पास सारे इंडेक्स होने चाहिए ताकि आपके पास एक होलिस्टिक व्यू रहे मार्केट का। वहीं पर 6th टैब है जो मेरी वॉच लिस्ट है, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। ये मैंने रैंडमली नहीं डाल रखे, एक मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उस म्यूचुअल फंड ने आगे जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है ये सारी उसकी स्टॉक्स की लिस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। मतलब कि वेदांता लिमिटेड के अंदर उस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा है 8% का, देन 7% उसने ITC में लगा रखा है, देन 7% SBI में, 6% उसने इस स्टॉक में लगा रखा है। ऐसे करते करते यहाँ पर लेस देन 1% का होल्डिंग उन्होंने इंडियन होटल में ले रखी है। तो ऐसे मैंने अपने म्यूचुअल फंड ने जो स्टॉक्स बाय कर रखे हैं उनकी भी स्टॉक्स की लिस्ट लगा रखी है, ताकि जब मैं ट्रैकिंग करूं तो मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड को ना देखूं कि वो कितना कम ज़्यादा हुआ, मैं साथ साथ ये देखूं कि उसके किस एक्सपोजर की वजह से वहाँ पे म्यूचुअल फंड में फ़र्क आया, किस स्टॉक की वजह से उसके अंदर म्यूचुअल फंड में गेन या फिर लॉस मुझे देखने को मिलता है। इससे आपको म्यूचुअल फंड को समझने में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है और आपको समझ में आता है कि आपका मैनेजर किस बेसिस के ऊपर आपके फंड्स को मैनेज कर रहा है। चलिए, हमने तो बात करनी है HDFC बैंक की, तो हम HDFC बैंक का चार्ट खोल लेते हैं। इसको मैं बड़ी स्क्रीन पर ले जाता हूँ। सो आप क्लियरली देख सकते हैं HDFC बैंक के चार्ट के ऊपर। HDFC बैंक का ही चार्ट क्यों खोला आपने देखा, इसके अगर फंडामेंटल्स की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपने देखा ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है यहाँ पर, यानी कि 1510 से ये कैंडल 1722 तक गई, यानी कि 200 पॉइंट का गेन जो HDFC बैंक ने दिखाया था इस दिन। ये है हमारे पास 4 अप्रैल की डेट। ये इस दिन HDFC बैंक की मर्जर की न्यूज़ आई थी कि HDFC बैंक HDFC के साथ मर्ज होने वाला है, तो उस न्यूज़ के ऊपर HDFC बैंक ने ऑलमोस्ट 10% का हमें गेन दिखाया था। तो ये ऐसे फंडामेंटल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि प्राइस के अंदर सारे फंडामेंटल्स आपको शॉर्ट टर्म के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए दिख ही जाते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर तो डेफिनेटली होते ही हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स की और बात कर लें हमें, मार्केट आपको पता है इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ रहे हैं और कैसे RBI ने भी अपना इंटरेस्ट रेट्स हाइक करी है, रेपो रेट हाइक करी है, और वहीं पर ग्लोबली भी बैंक्स इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा डर बना हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कहीं रिसेशन का टाइम ना आ जाए, और साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन की वॉर का सिनेरियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चली गया है। जहाँ पर हमने सोचा था कि 10-15 दिन में ये वॉर का इशू खत्म हो जाएगा, वो खिंच के 1 महीने 1.5 महीने तक भी अब पहुँच चुका है। तो वो सारी चीज़ों की वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी टेंशन है और मार्केट डाउन साइड पर हमें आती हुई दिख रही है। अब यहीं पर हमें लगता है यार हो सकता है ये अच्छा मौका है हमें HDFC बैंक को खरीदने का। तो जैसे मैंने बताया था कि आप HDFC बैंक को डायरेक्ट खरीदोगे, अगर इसके आप 250 शेयर खरीदोगे तो आपको हो सकता है वो 8 लाख रुपए की मिले। वहीं अगर आप इसकी ऑप्शन खरीद लोगे तो वो आपको कितने की पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये की पड़ेगी, 25,000 की पड़ेगी या 50,000 की पड़ेगी। तो 50,000 के अंदर आप 8 लाख रुपए की HDFC बैंक के शेयर खरीद सकते हो। और मान लो HDFC बैंक का शेयर 10% बाउंस बैक देता है यहाँ से, क्योंकि इतना ज़्यादा गिर चुका है यहाँ से। आपने देखा कैसे HDFC बैंक की न्यूज़ के बाद 1721 से ये स्टॉक 1300 तक पहुँच चुका है।
तो यानी कि इतनी ज़्यादा करेक्शन के बाद इस स्टॉक के लिए 10% बढ़ना मामूली बात है। तो अगर ये 10% बढ़ता है तो आपको 8 लाख पे पूरा 10% का फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि 50,000 लगा के या 40,000 लगा के आपको 80,000 रुपये तक का फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए हम इसको एनालाइज़ करते हैं। फंडामेंटल्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल मार्केट का कैसे चल रहा है कि थोड़ा सा हाँ बेयरिश ही चल रहा है, बट हाँ अच्छा टाइम है क्योंकि मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुकी है, सपोर्ट्स पे आ चुकी है अपने, तो यहाँ पर हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम टेक्निकल एनालिसिस भी लगा लेते हैं। हालांकि ये ऑप्शंस का कोर्स है, यहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस आपको नहीं सिखाने वाला। आपको ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी बहुत ही आनी चाहिए, ताकि आप, क्योंकि स्टॉक्स की ऑप्शन अगर आप बाय करोगे, जैसे मैंने बताया ये अंडरलाइन है, हम किसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन क्या चीज़ होती है? ऑप्शन होती है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि इसने अपनी वैल्यू को डिराइव करा है। डेरिवेटिव मतलब डिराइव करा है किसी और चीज़ से, और कोई और चीज़ क्या है? अंडरलाइन। अंडरलाइन हमारे पास क्या है? एचडीएफसी बैंक। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक के ऑप्शन को खरीद रहे हो, तो ऑप्शन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक आगे क्या करने वाला है। एचडीएफसी बैंक में बेरिश मूवमेंट आ रही है, एचडीएफसी बैंक में बुलिश मूवमेंट आने वाली है, या फिर एचडीएफसी बैंक एक साइडवेज के अंदर चल रहा है, या फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अंडरलाइन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी को समझना भी बहुत ज़रूरी है, उसकी सिर्फ ऑप्शंस के ऊपर ही नहीं जाना। बट हाँ डेफिनेटली मैं इंट्राडे वालों के लिए और कुछ जॉब वालों के लिए मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा जहाँ पे आप बिना अंडरलाइन को समझे भी सिंपली ऑप्शंस की प्राइसिंग को देख के और कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा, उनको देख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी कि आप बिना टेक्निकल एनालिसिस और बिना फंडामेंटल एनालिसिस जाने भी सिस्टमेटिकली स्टैटिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर, प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हो, वो स्ट्रेटेजीज भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो हमारे फाइनल पार्ट के अंदर आएगी, जो कि एडवांस लेवल है। लेकिन हमारा अभी ये बेसिक लेवल है, तो वहाँ यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी बहुत ज़रूरी है। तो एचडीएफसी बैंक चार्ट के ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, और हॉरिजॉन्टल रे को मैं यहाँ पे इसके टॉप के ऊपर लगा दूंगा। तो यहाँ पे हमने क्लियरली देखा कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने 1720 के लेवल से यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखाया था। देन मार्केट के अंदर फिर से अप ट्रेंड आया। तो एचडीएफसी बैंक ने, जब यहाँ पे न्यूज़ आई थी एचडीएफसी बैंक के मर्जर की, तो वहाँ पे फिर से उसने अपना 1722-25 के आसपास का हाई लगा के फिर से वो डाउन आया। तो इसको हम डबल टॉप बोलते हैं। तो यानी कि इसके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम एचडीएफसी बैंक करेगा। तो अगर एचडीएफसी बैंक बाउंस बैक करता है तो हम मान के चलेंगे एचडीएफसी बैंक 1722 तक जा सकता है, और वहाँ से फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। वहीं पर एचडीएफसी बैंक की सपोर्ट्स निकालें तो हम कोविड से पहले चले जाते हैं। कोविड के टाइम से पहले अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक इस रेंज के अंदर कैसे कंसोलिडेट कर रहा था। इस रेंज को मैं आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्क कर देता हूँ। सो आपने देखा एचडीएफसी बैंक इसी रेंज में घूम रहा था। कैसे 2-3 महीने एचडीएफसी बैंक अगस्त से लेके फरवरी तक इसी रेंज में घूमता रहा। उसके बाद कोविड का हमारे पास क्रैश देखने को मिला, तो एचडीएफसी बैंक काफ़ी नीचे गिर चुका था। यानी कि हमारे पास ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर बन जाता है। वहीं पर इससे पहले अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक का स्विंग हाई था इस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसके आगे देखता हूँ, तो एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे इस लेवल के ऊपर भी रेजिस्टेंस फेस करी है। यानी कि ये लेवल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम अब कर सकता है आगे। अब हम एचडीएफसी बैंक के करंट वैल्यू को देखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक अपनी लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास आ चुका है, मतलब कि जो इसकी पहले रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट का काम करेंगी। एचडीएफसी बैंक उन लेवल के पास आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी ट्रेड लेनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है? सही कहा आपने, यहाँ पर हमारे पास एचडीएफसी बैंक को खरीदना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अपनी सपोर्ट लेवल के पास है और यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस ज़्यादा हैं। और क्योंकि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक यहाँ से बाउंस बैक करके काफ़ी ऊपर जा सकता है, जैसे कि मैं आपको एरो में यहाँ पे दिखाऊं। सो एचडीएफसी बैंक अगर यहाँ से बाउंस बैक दिखाता है तो हमारे पास टारगेट्स बहुत बड़े हैं, मतलब कि 1200 से 1300 से लेके वो 1700 तक जा सकता है। तो रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। स्टॉप लॉस अगर हम रखते हैं 1100-1200 का, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर ट्रेडिंग की जा सकती है। अगर हमें इस क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ 1100 के आसपास, 1150 के आसपास, तो आप देख सकते हैं कि थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ हमारे पास काफ़ी बड़ी रेंज है टारगेट की, प्रॉफिट बनाने की। तो यहाँ पर हम अगर एचडीएफसी बैंक की ऑप्शन खरीदें तो हमें फ़ायदा हो सकता है। अब हमें ऑप्शन कौन सी खरीदनी है? हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन से स्टॉक के अंदर हमें कौन सी पोजीशन बनानी है, बुलिश पोजीशन बनानी है। अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन खरीदें, क्यों खरीदें और कैसे सिलेक्ट करें, आइए उसके ऊपर नज़र मानते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ एक सॉफ्टवेयर के ऊपर जिसका नाम है सेंसिबल। सो कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको फ्री में पड़ेगा, इसकी तो मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शन है। तो मैंने यहाँ पे प्रो मेंबरशिप ले रखी है, ये पैसे देके आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। बट आप कैसे फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, और कौन से बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, उनके बारे में मैं इंटरमीडिएट वाले पार्ट के अंदर डिस्कस करूँगा। अभी बेसिक्स हैं, मैं ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, वो मैं आपको श्योर कर दूँगा। सो हम चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। सो ऑप्शन चेन के अंदर हमने कौन सा स्टॉक देखना है यहाँ पर? एचडीएफसी बैंक।
एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक आपने देखा अभी 1290 के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं इसकी 1300 का एग्रीमेंट कर लूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि एचडीएफसी बैंक को 1300 रुपये में मुझे मिल जाए, तो उसके लिए मुझे कितने रुपये देने पड़ रहे हैं? 25 रुपये। तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये 25 रुपये के साथ साथ 1300 जो रुपये है, जो ये क्या चीज़ है यहाँ पर? स्ट्राइक प्राइस। तो जो मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक प्राइस जैसे कि वो 50 लाख का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे 3 BHK का, ऐसे ही यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का हम 1300 रुपये के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप 1290 रुपये के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और 1280 में भी कर सकते हो, और ऐसे ही यहाँ पर सारी स्ट्राइक प्राइस दे रखी हैं। आप किसी भी प्राइस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके प्रीमियम भी वैसे बदलते जाएंगे। तो आई होप कि आपको स्ट्राइक प्राइस का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो हमारे पास कंसेप्ट था, वो हमारे पास कंसेप्ट था यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम का। तो यहाँ पर 1290 की स्ट्राइक प्राइस पे हमें 32 रुपये का प्रीमियम देना पड़ रहा है, यानी कि टोकन मनी हमें 32 रुपये देनी पड़ रही है, और 1300 की स्ट्राइक प्राइस पे हमें 25 रुपये की टोकन मनी देनी पड़ रही है। थर्ड मैंने कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया था कि अंडरलाइंग वैल्यू क्या होती है, अंडरलाइंग प्राइस क्या है। अंडरलाइंग हमारे पास एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक को हम बोलेंगे अंडरलाइंग, और अंडरलाइंग की प्राइस क्या है? जो उसकी उस वक्त एक्चुअल प्राइस चल रही होगी मार्केट में, यानी कि 1291 रुपये, 1291.35 इसकी अंडरलाइन की प्राइस है। इसकी एक्सपायरी क्या है? ऑप्शन की एक्सपायरी है 26 मई। 26 मई मतलब कि ऑप्शन, जो भी स्टॉक ऑप्शंस होते हैं वो हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। फिर ध्यान देना, हर महीने के लास्ट थर्सडे को, लास्ट डेट को नहीं, लास्ट वीक में नहीं, लास्ट वीक के लास्ट थर्सडे को, मतलब हर महीने के लास्ट थर्सडे को। तो 26 मई को लास्ट थर्सडे होगा मई एक मंथ का, तो इसलिए इसकी एक्सपायरी मई मंथ में है। अब आप चाहो तो 30 जून की एक्सपायरी का भी कर सकते हो, मतलब अगले महीने की कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो कि मुझे 1300 रुपये का आज इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, कि उसमें तो 10-15 दिन ही बचे हैं, शायद एचडीएफसी बैंक उस इतना ऊपर ना जाए, कि मुझे तो थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं और टाइम देना चाहता हूँ इस स्टॉक को, कि हो सकता है 1.5 महीने बाद एचडीएफसी बैंक के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप 30 जून का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान करने वाली है, आपने देखा कि कैसे आपको 26 मई का जब आप 1300 की कॉल ऑप्शन खरीद रहे थे तो आपको 25 रुपये में मिल रही थी, लेकिन जैसे ही आपने एक्सपायरी 26 मई से 30 जून करी तो आपको वही 25 रुपये की ऑप्शन अब 53 रुपीज़ में मिल रही है, यानी कि आपको डबल पैसा देना पड़ रहा है। टाइम के बढ़ाने के साथ साथ आपको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आप सभी को पता है कि टाइम की भी कीमत होती है, और वो आपको यहाँ पर पता चल रही है कि कैसे कीमत डबल हो गई है एक महीना बढ़ाने से। सो 25 रुपये की ऑप्शन अब हमें 53 रुपीज़ में मिल रही है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा, अगर हमें ऑप्शन खरीदनी है तो हम अगले महीने की खरीदते हैं, क्योंकि सिर्फ 25 रुपये ही तो हमने दिए हैं। 1300 रुपये, ठीक है, 1350 से एचडीएफसी बैंक ऊपर नहीं जा सकता। हमारा टारगेट तो 1600-1700 रुपये के हैं, हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक 1600-1700 तक जा सकता है। तो हमें जितना ज़्यादा टाइम मिले ऑप्शन खरीदने में उतना बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपने आप को सही होने के लिए। सो मैं आपको यहाँ पर वर्चुअल ट्रेड भी लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वर्चुअल ट्रेड लेते हैं हम, यहाँ पर हम जाते हैं ट्रेड में, और मैं इसको वर्चुअल ट्रेड आपको लेकर दिखाता हूँ। सो देखते हैं ये कोर्स के एंड होने तक हमारी ये ट्रेड कैसे जाती है, क्या हम प्रॉफिटेबल रहते हैं या प्रॉफिटेबल नहीं रहते, वो भी हम फाइनल पार्ट तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर इसमें चेक कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि प्रॉफिटेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आप अपनी डायरी में लिखें। और ये आपकी फर्स्ट ट्रेड है, अभी यहाँ पर वर्चुअल ट्रेड ही है, इसको भी अपनी डायरी में ज़रूर लिखो कि आपने एचडीएफसी बैंक की 1300 की कॉल खरीदी है। कौन सी एक्सपायरी की? जून मंथ की एक्सपायरी की, और उसकी एक्सपायरी किस तारीख को है? 30 जून को। सो यहाँ पर हम ऐड करते हैं ट्रेड, ऑर्डर ऐड करते हैं। सो हमने कौन सा बैंक ऐड किया है? एचडीएफसी बैंक। इसकी कॉल ऑप्शन हम 1300 की ऐड करेंगे। एक्सपायरी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हम कॉल को क्या करना चाहते हैं? बाय करना चाहते हैं। कॉल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझो कि कॉल ऑप्शन हम एचडीएफसी बैंक को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं कि 1300 रुपये पे हम एचडीएफसी बैंक को खरीदेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट खरीदने को कॉन्ट्रैक्ट को ही एक एक्चुअल में कॉल ऑप्शन बोलते हैं। हालांकि कॉल ऑप्शन के बारे में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी के अंदर, बेसिक स्ट्रैटेजीज के अंदर डिटेल के अंदर बताऊंगा। सो यहाँ पर हमने 1300 की कॉल ऑप्शन का बाय किया, और 30 जून की एक्सपायरी। एक लॉट मतलब कि इसको मल्टीपल लॉट्स के अंदर आप करते हैं, जैसे एक शेयर, दो शेयर, ऐसे ही यहाँ पर ट्रेडिंग लॉट्स के अंदर होती है। और एक लॉट के अंदर कुछ बंच ऑफ शेयर्स आपको हमें दिए जाते हैं, मतलब कि आपको कुछ शेयर्स का बांध के, उसको रस्सी बांध के एक लॉट बना दिया जाता है कि आपको अगर ट्रेडिंग इसमें एग्रीमेंट करना है तो एक लॉट साइज़ के अंदर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक लॉट खरीद लेते हैं 53 रुपीज़ का, और इसको हमने ऐड कर दिया। सो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक क्या है? हमारा अंडरलाइंग प्राइस 30 जून 2022। ये डेट हमें क्या रिप्रेजेंट कर दिया? ये हमें रिप्रेजेंट कर दिया कि ऑप्शन की एक्सपायरी कब है, मतलब कि ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल कब होगा, कब आपके पास राइट आएगा कि आप बोल सकें सेलर को कि मुझे एचडीएफसी बैंक के शेयर दे दे 1300 रुपये पे। और 1300 क्या है?
स्ट्राइक प्राइस, मतलब कि इस प्राइस के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 30 जून को मैं एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदूंगा बेचूंगा। कैसे पता चलता है? कॉल और पुट से। अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदी है तो इसका मतलब है आपने एचडीएफसी बैंक के खरीदने का राइट बाय किया है। अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते तो आपने एचडीएफसी बैंक को 1300 रुपये पे बेचने का राइट बाय किया होता। कॉल और पुट को हम आगे वाली आने वाली टाइम में समझेंगे। 53 रुपीज़ आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। इसको हम बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। और यहाँ पर क्वांटिटी क्या दिखा रहा है? 550। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एक लॉट साइज़ है वो 550 शेयर्स का है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदते हो तो आपको 550 कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर 550 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब 53 रुपीज़ के लिए आपको 550 शेयर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ 55 स्टार 550, तो आपको टोटल 30,250 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे इस ऑप्शन को खरीदने के लिए। लेकिन 30,250 के अंदर आपके पास कितने एसेट्स का राइट आ गया? 1300 रुपये के ऊपर आपको 550 शेयर खरीदने का राइट मिल गया। यानी कि सिर्फ 30,000 रुपये दे के आपको 7,15,000 रुपये का राइट मिल गया है उस शेयर को खरीदने का। अगर ये एचडीएफसी बैंक का शेयर 10% बढ़ता है तो आपको 71,500 का प्रॉफिट होगा और आपने पैसे कितने दिए? सिर्फ 30,500। तो आप देख सकते हैं कैसे आपको डबल से भी ज़्यादा का यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ये ट्रेड यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की ले ली है। सो आई होप आपको कुछ कंसेप्ट यहाँ पर बेसिक टर्म क्लियर हो गई होंगी कि अंडरलाइंग प्राइस क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन एक्सपायरी क्या होती है, एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन क्या होती है, और साथ ही साथ ऑप्शन का लॉट साइज़ क्या होता है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर आपको ट्रेडिंग कर सकते हो। और साथ साथ टेक्निकल फंडामेंटल जो भी आपको ध्यान देना है स्टॉक्स खरीदते वक्त, वो चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो चलिए आज ये ऑप्शन चेन के ऊपर हम नज़र मारते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देखोगे कि 1300 की ऑप्शन चेन यहाँ पर हमें दिखा रही है। 53 रुपीज़ के ऊपर हमें प्रीमियम मिल रहा है। ऑप्शन चेन में यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ओ आई चेंज परसेंट। ये जब मैं आपको ऑप्शन चेन बताऊँगा तब आपको मैं इन डेप्थ में बताऊँगा। बट नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पर चलते हैं हमारी ऑप्शन चेन की ग्रीक्स के ऊपर, जिनको हम बोलते हैं डेल्टा, थीटा, वेगा एंड गामा। यहाँ पर भी आप देख रहे होगे कि डेल्टा आपको 279 दिख रहा है, वेगा 1023 दिख रहा है। इनका मतलब क्या है? क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है ग्रीक्स को। तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऑप्शन ग्रीक्स को समझना।